भीख मांगने आया था एक भिखारी। लालची मां ने अपनी ही बेटी को भीख में दे दिया। फिर उस भिखारी ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक में एक विशाल कोठी थी। ऊंची दीवारें, बड़ा बगीचा, महंगी गाड़ियां और दर्जनों नौकर। बाहर से देखने वाला हर व्यक्ति यही सोचता था कि इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश और भाग्यशाली होंगे। लेकिन उस आलीशान कोठी की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उस घर में 21 वर्ष की एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी जितनी सुंदर थी उतनी ही शांत और सरल भी थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और विनम्र स्वभाव। जो भी उसे देखता पहली नजर में प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन गौरी की जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। जब वह केवल 7 साल की थी तब उसकी सगी मां का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उस दिन के बाद जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। कुछ वर्षों तक उसके पिता ने उसे मां और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन व्यापार की व्यस्तता और अकेलेपन के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस महिला का नाम था किरण। शुरुआत में किरण ने सबके सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया। वह गौरी को बेटी कहकर बुलाती थी और लोगों के सामने उसके सिर पर प्यार से हाथ भी रखती थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। किरण को गौरी से न जाने क्यों चिढ़ थी। शायद इसलिए क्योंकि गौरी अपनी सगी मां की आखिरी निशानी थी, या शायद इसलिए क्योंकि इस विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा भविष्य में गौरी के नाम होने वाला था। धीरे धीरे किरण ने गौरी को घर में एक सदस्य नहीं बल्कि नौकरानी की तरह समझना शुरू कर दिया। एक सुबह सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था कि किरण की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। गौरी, अभी तक सो रही है? घड़ी देखी है? गौरी घबराकर उठ बैठी। जी माँ जी, अभी आती हूं। माँ जी मत कहा कर मुझे, पहले काम करना सीख। गौरी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली। कुछ ही मिनटों में वह रसोई में पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते ही किरण ने फिर डांटना शुरू कर दिया। यह बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? मैं अभी कर देती हूं, अभी कर देती हूं, अभी कर देती हूं। बस यही जवाब होता है तेरे पास। गौरी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। वह जानती थी कि जवाब देने का मतलब और ज्यादा अपमान सहना होगा। पूरा दिन घर के कामों में बीत जाता, कभी रसोई, कभी सफाई, कभी मेहमानों की सेवा, जबकि घर में कई नौकर मौजूद थे। नौकर भी यह देखकर हैरान रहते कि करोड़ों की संपत्ति वाले घर की बेटी से ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। किरण का स्वभाव इतना कठोर था कि पूरे घर में उससे सभी डरते थे। शाम को गौरी के पिता घर लौटे। उन्होंने गौरी को देखा। उसके हाथों पर बर्तन धोने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बेटा, ये हाथों पर क्या हुआ? गौरी कुछ बोल पाती उससे पहले ही किरण वहां आ गई। कुछ नहीं जी, आजकल मोबाइल में लगी रहती है, काम करना नहीं चाहती। मैंने थोड़ा बहुत घर का काम सिखा दिया तो नाराज हो गई। पिता ने बिना ज्यादा पूछताछ किए सिर हिला दिया। गौरी ने एक बार अपने पिता की ओर देखा। वह चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बात अनसुनी रह गई। रात को जब पूरा घर सो गया तब गौरी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में अपनी सगी मां की पुरानी तस्वीर थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मां, अगर आप होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अगले दिन सुबह से ही गौरी काम में लगी हुई थी। महल जैसी उस विशाल कोठी की रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। गौरी दोनों हाथों से तेजी से बर्तन धो रही थी। साबुन के झाग उसके हाथों पर चिपके हुए थे और लगातार काम करने से उसकी उंगलियां लाल पड़ गई थीं। उधर ड्राइंग रूम में किरण आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। सामने मेज पर फल, मिठाइयां और चाय रखी हुई थी। गौरी, अचानक किरण की आवाज गूंजी। जी माँ जी। काम जल्दी खत्म कर, फिर ऊपर वाले कमरों की सफाई भी करनी है। जी। गौरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया और फिर बर्तन धोने लगी। तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण ने टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। देखो कौन आया है। एक नौकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक युवक खड़ा दिखाई दिया।
उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी। उसने पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। कंधे पर एक पुराना झोला लटका हुआ था। पहली नजर में वह साधारण भिखारी लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और आत्मविश्वास दिखाई देता था। युवक ने विनम्र स्वर में कहा, भैया को अगर 2 रोटी मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। नौकर कुछ कह पाता उससे पहले किरण वहां पहुंच गई। उसने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे पर नाराजगी आ गई। सुबह सुबह कहां से आ जाते हो तुम लोग? युवक शांत स्वर में बोला, माताजी भूखा हूं, बस थोड़ा भोजन मिल जाता तो। यह कोई धर्मशाला नहीं है, चलो यहां से। इतने में रसोई से गौरी की नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने युवक को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरा बेहद शांत था। गौरी का दिल पसीज गया। वह धीरे से बोली, मां जी भूखा लग रहा है, 2 रोटी दे देते हैं। किरण तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। तुझे बहुत दया आ रही है। गौरी चुप हो गई। युवक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माताजी, भगवान आपका भला करे। वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी गौरी जल्दी से रसोई में गई और एक प्लेट में रोटी और सब्जी रखकर बाहर आ गई। रुकिए। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। गौरी ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। यह ले लीजिए। युवक कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, धन्यवाद। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। किरण गुस्से से वहां आ पहुंची। उसने देखा कि गौरी अपने हाथों से एक भिखारी को खाना दे रही है। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वाह, अब यही काम रह गया था। गौरी घबराकर बोली, मां जी ये भूखे थे इसलिए। चुप। किरण जोर से चिल्लाई। घर के नौकर भी घबराकर इधर उधर देखने लगे। किरण ने तिरस्कार भरी नजर से उस युवक को देखा और फिर गौरी की ओर मुड़कर बोली, तुझे इस पर इतनी दया आ रही है ना, तो आज से इसी के साथ चली जा। गौरी सन्न रह गई। मां जी आप क्या कह रही हैं? लेकिन किरण का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज के बाद यही तेरी दुनिया है। जिस भिखारी के लिए तू मुझसे बहस कर रही है उसी के साथ रह ले। युवक तुरंत बीच में बोला, माताजी ऐसा मत कहिए। मैंने सिर्फ भोजन मांगा था, मैं किसी के घर में झगड़ा कराने नहीं आया। लेकिन किरण उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। गौरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मां जी मैं इन्हें जानती तक नहीं हूं। मैंने सिर्फ इन्हें खाना दिया था। कृपया मुझे घर से मत निकालिए। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने कोई गलती नहीं की है मां जी। पापा आ जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। लेकिन किरण का दिल नहीं पिघला। उसके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द भी नहीं। मां जी प्लीज। गौरी रोते हुए उसके पैरों के पास बैठ गई, लेकिन किरण ने उसे झटक दिया। नाटक बंद कर। घर के नौकर चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बीच में कुछ बोले। उधर दरवाजे के पास खड़ा युवक भी हैरान था। वह तुरंत बोला, माताजी आप गलत समझ रही हैं। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें घर से मत निकालिए। लेकिन किरण ने उसकी बात भी अनसुनी कर दी। तुम दोनों यहां से चले जाओ। गौरी ने आखिरी बार घर के अंदर देखा। यही वह घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। यहीं उसकी मां की यादें थीं। यहीं उसके सपने थे। लेकिन आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो रहे थे। किरण ने गुस्से में उसका बैग बाहर फेंक दिया। और सुन ले गौरी। गौरी ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। किरण तिरस्कार से बोली, जिस भिखारी के लिए तू इतनी हमदर्दी दिखा रही थी, आज से वही तेरी जिम्मेदारी है। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर गौरी का दिल टूट गया। वह सड़क पर खड़ी रो रही थी। लेकिन युवक ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, अभी आप कहीं नहीं जाएंगी। पहले किसी सुरक्षित जगह चलकर बात करते हैं। गौरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में सम्मान था, कोई लालच या बुरी नीयत नहीं। वह कुछ पल तक चुपचाप गौरी को देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, यहां खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। शाम होने वाली है।
गौरी ने आंसू पोंछे। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। भिखारी कुछ क्षण चुप रहा। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर है, वहां यात्रियों के रुकने की व्यवस्था रहती है। आज की रात वहां गुजारी जा सकती है। गौरी के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। गौरी कुछ कदम पीछे चल रही थी। चलते चलते उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी हल्का सा मुस्कुराया। लोग मुझे बस भिखारी कहकर बुलाते हैं, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई नाम तो होता है। लेकिन कई बार हालात नाम से बड़े हो जाते हैं। गौरी उसकी बात समझ नहीं पाई। रास्ता लंबा था। थोड़ी देर बाद वे बाजार के पास पहुंचे। वहां कुछ लोग भिखारी को पहचानते हुए दिखाई दिए। एक चाय वाले ने दूर से आवाज लगाई, अरे आज इधर कैसे? भिखारी ने केवल मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गौरी यह देखकर हैरान हुई। जिस आदमी को वह साधारण भिखारी समझ रही थी, लोग उससे सम्मान से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। गौरी ने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपनी कोठी की दिशा में देखा। वह बहुत दूर छूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गौरी और भिखारी सड़क पर चलते चलते शहर के सबसे आलीशान इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और बड़ी बड़ी दुकानें थीं। गौरी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। तभी भिखारी एक विशाल होटल के सामने जाकर रुक गया। होटल इतना भव्य था कि उसके मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। बाहर खड़ी गाड़ियों की कीमत ही करोड़ों में लग रही थी। गौरी ने होटल का नाम पढ़ा और चौंक गई। यह शहर का सबसे प्रसिद्ध होटल था, जहां केवल बड़े उद्योगपति, मंत्री और विदेशी मेहमान ही ठहरते थे। वह घबराकर बोली, हम यहां क्यों आए हैं? भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। गौरी को लगा कि सुरक्षाकर्मी अभी उन्हें रोक देंगे। आखिर भिखारी के कपड़े अब भी फटे और मैले थे। लेकिन जो हुआ उसने गौरी को पूरी तरह हैरान कर दिया। जैसे ही भिखारी होटल के गेट के पास पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सम्मान से दरवाजा खोल दिया। नमस्ते सर। गौरी अवाक रह गई। वह कुछ समझ ही नहीं पाई। उसी समय होटल के अंदर से एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया। वह होटल का मैनेजर था। साफ सुथरा महंगा सूट, चमकते जूते और चेहरे पर आदर का भाव। मैनेजर सीधे भिखारी के सामने पहुंचा। सर, आपका इंतजार था। फिर उसने झुककर अभिवादन किया। गौरी की आंखें फैल गईं। उसने सोचा शायद मैनेजर किसी और से बात कर रहा होगा, लेकिन नहीं, वह सम्मान पूरी तरह उसी भिखारी के लिए था। मैनेजर ने तुरंत कर्मचारियों को इशारा किया, जल्दी से व्यवस्था कीजिए। कुछ कर्मचारी दौड़ते हुए आए। उन्होंने होटल का मुख्य दरवाजा खोल दिया। मैनेजर ने विनम्रता से कहा, कृपया अंदर आइए सर। गौरी स्तब्ध खड़ी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर एक साधारण भिखारी को इतने बड़े होटल में इतना सम्मान क्यों मिल रहा था? भिखारी ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, चलो। गौरी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। होटल के भव्य हॉल में प्रवेश करते ही लोग उनकी तरफ देखने लगे। कई अमीर मेहमान खड़े होकर भिखारी को नमस्कार कर रहे थे। कुछ तो मुस्कुराकर उसका स्वागत भी कर रहे थे। गौरी के मन में अब केवल एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह भिखारी है कौन? और तभी मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपके लिए वही विशेष कमरा तैयार कर दिया गया है। यह सुनते ही गौरी की हैरानी और बढ़ गई। उसे महसूस होने लगा कि इस व्यक्ति की सच्चाई अभी तक उसके सामने आई ही नहीं है। होटल के कर्मचारियों ने भिखारी को एक बड़े और शानदार कमरे तक पहुंचाया। कमरे में हर सुविधा मौजूद थी। कुछ देर बाद भिखारी स्नान करने चला गया। गौरी अब भी हैरान थी। वह कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे शहर की रोशनी देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह सब क्या है? करीब आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। भिखारी बाहर आया। उसने साफ और सादे कपड़े पहन लिए थे। चेहरा धुल जाने के बाद उसकी आंखों की चमक और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैनेजर स्वयं बाहर खड़ा था। सर, भोजन तैयार है। भिखारी ने सिर हिलाया और गौरी की ओर देखकर कहा, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों होटल के विशेष भोजन कक्ष में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। गर्मा-गर्म रोटियां, कई प्रकार की सब्जियां, दालें, पुलाव, मिठाइयां, फल और अन्य पकवान बड़े सुंदर ढंग से सजाए गए थे। इतना भोजन देखकर गौरी कुछ पल चुप रह गई। उसे याद आया कि सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। भिखारी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, बैठो। गौरी धीरे से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कर्मचारियों ने आदरपूर्वक भोजन परोसना शुरू किया। गौरी को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ समय पहले तक वह अपनी सौतेली मां के तानों और कामों में उलझी हुई थी और अब वह शहर के सबसे बड़े होटल में बैठी थी। उसने संकोच से पूछा, क्या सच में हम यह सब खा सकते हैं? भिखारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। भोजन सामने हो और भूख लगी हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। गौरी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। दोनों ने भोजन शुरू किया। कई घंटों की थकान और भूख के बाद गौरी ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल था, आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे होटल का मैनेजर इतना सम्मान देता है और वह सड़कों पर भिखारी के रूप में क्यों घूमता है? गौरी ने कई बार पूछने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। उसे लगा कि शायद सही समय आने पर वह स्वयं सब बता देगा। रात का भोजन समाप्त होने के बाद गौरी के मन में उठ रहे सवाल अब और भी बढ़ चुके थे। वह आखिर पूछ ही बैठी, एक बात बताइए, आप हैं कौन और सब लोग आपको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? कुछ क्षण कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सामने बैठे युवक ने गहरी सांस ली। शायद अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए। गौरी ध्यान से उसकी ओर देखने लगी। युवक ने कहा, मेरा नाम अभिषेक रावत है। गौरी चौंक गई। अभिषेक रावत? हाँ। इसके बाद अभिषेक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं किसी भिखारी परिवार से नहीं हूं। मैं रावत समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं। गौरी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रावत समूह देश के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक था। उनकी कंपनियां कई राज्यों में फैली हुई थीं। लेकिन फिर आप उस हालत में क्यों थे? अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि पिछले 3 महीनों से मेरी परीक्षा चल रही थी। परीक्षा? हाँ, मेरे दादाजी की बनाई हुई एक परंपरा है। परिवार का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उसे कुछ समय आम लोगों के बीच रहकर गरीबी, संघर्ष और जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को समझना होगा। गौरी स्तब्ध होकर सुन रही थी। अभिषेक आगे बोला, महंगी गाड़ियों में बैठकर गरीबी को नहीं समझा जा सकता। इसलिए मैंने साधारण कपड़े पहने, सड़कों पर रहा, लोगों का व्यवहार देखा और यह जानने की कोशिश की कि कठिन परिस्थितियों में लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। अब गौरी को बहुत सी बातें समझ आने लगी थीं। उसे याद आया कि रास्ते में कई लोग अभिषेक को सम्मान से देख रहे थे। होटल का मैनेजर भी उसे देखकर तुरंत बाहर आ गया था। अभिषेक ने कहा, आज मेरी 3 महीने की परीक्षा समाप्त हुई है। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो आप सचमुच? अभिषेक मुस्कुराया। हाँ, वही अभिषेक रावत जिसके बारे में अखबारों और व्यापारिक पत्रिकाओं में लिखा जाता है। गौरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे याद आया कि सुबह तक किरण उसे एक साधारण भिखारी समझकर अपमानित कर रही थी। उधर उसी समय रावत समूह के मुख्य कार्यालय में खबर पहुंच चुकी थी कि अभिषेक की परीक्षा पूरी हो गई है। कंपनी के बड़े अधिकारी, सलाहकार और परिवार के सदस्य अगले दिन उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभिषेक के मन में फिलहाल कोई और बात चल रही थी। वह सोच रहा था कि गौरी जैसी लड़की जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की मदद की, उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? और शायद इसी सवाल का जवाब खोजने से आने वाली घटनाओं की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह गौरी की आंख खुली तो उसे कुछ पल के लिए लगा कि शायद यह सब सपना था। लेकिन फिर उसे याद आया, वह अब उस कोठी में नहीं थी जहां उसे हर दिन अपमान सहना पड़ता था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे शहर की सड़कें दिखाई दे रही थीं।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिषेक अंदर आया। सुप्रभात। सुप्रभात। पहली बार गौरी ने उसके सामने सहज होकर मुस्कुराने की कोशिश की। अभिषेक ने देखा कि उसके चेहरे पर कल की तुलना में थोड़ी शांति थी। कैसी हो? पहले से बेहतर। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। गौरी ने अपने बचपन, अपनी मां की यादों और अपने सपनों के बारे में बताया। उसने बताया कि वह पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने उसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया। अभिषेक चुपचाप सुनता रहा। उसे गौरी की सादगी और ईमानदारी प्रभावित कर रही थी। दूसरी तरफ गौरी को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद अभिषेक में घमंड का नाम तक नहीं था। दिन बीतते गए। कभी दोनों होटल के बगीचे में बैठकर बातें करते, कभी शहर के शांत हिस्सों में घूमने निकल जाते। अभिषेक को गौरी की मुस्कान अच्छी लगने लगी थी और गौरी को अभिषेक का सम्मानपूर्ण व्यवहार। दोनों में से किसी ने अपने मन की बात नहीं कही थी, लेकिन दोनों को महसूस होने लगा था कि उनके बीच का रिश्ता अब केवल